हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एसेंशियल टॉपिक फॉर टुडे बिकॉज जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है और वो किस पर निर्भर करता है? इंडस्ट्री, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो माइनिंग, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब का जब डेवलपमेंट होता है तो रिडक्शन होता है इन्वायरमेंट का। सबसे अधिक मुश्किलें या सबसे जो डिग्रेड होता है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की आवश्यकता हुई। What is the environmental impact assessment? EIA is an important management tool for ensuring optimal use of natural resources for sustainable development. या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए जब हम किसी भी डेवलपमेंट को जब सस्टेन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को समझना होगा। और इट इज़ स्टडी टू प्रेडिक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री का हो, एग्रीकल्चर का हो या माइनिंग का हो, तो यदि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उससे होने वाले इफ़ेक्ट और ख़ासकर जो इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले हैं वही है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज़ द प्रोसेस और स्टडी विच प्रेडिक्ट्स द इफ़ेक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो नेचर का इम्बैलेंस शुरू हो गया, और जब नेचर का इम्बैलेंस शुरू हुआ तो पॉल्यूशन डेवलप हुआ। इन 1957 जब पॉल्यूशन जैसी चीज़ नहीं थी, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो दून रिवर वैली पे जो प्रोजेक्ट बने 1957 मतलब जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर यदि ये जो रिवर वैली पर जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इनको केयरफुली चेक किया जाए, इन पर वर्कआउट किया जाए बाय द इंजीनियर्स एंड लेजिस्लेटर्स द्वारा। क्या कि इट वुड बी डिज़ायरेबल टू हैव सच एन इकोलॉजिकल सर्वे। उनके अनुसार एक ऐसा इकोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए था दिस एरिया बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड। मतलब ये जो दून वैली प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो नेहरू जी ने कहा कि उसके पहले कि एक ऐसा इकोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए कि इससे जो है इस वैली को इन्वायरमेंटली नुकसान नहीं पहुँचे। मतलब ये सिर्फ एक धारणा थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ये एक आवश्यक हो गया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी भी प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो EIA was first developed in the US as a result of the National Environmental Policy Act in 1969। ये सबसे पहले 1969 में US द्वारा प्रपोज्ड किया गया था। और जैसे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड बीन अ मिक्स्ड ब्लेसिंग टू ह्यूमन बींग्स। डैम प्रोजेक्ट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसका रिवर वैली का जो डैम प्रोजेक्ट है वो स्टार्टेड इन 1957, और तब ये महसूस किया गया कि एडिक्वेट लेजिस्लेशन कुड बी एसेंशियल। कुछ ऐसे नियम होना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है
तो द इंडियन मिनिस्ट्री इनिशिएटेड इम्पैक्ट ड्यूरिंग 1978 to 1979 and then the notification issued for EIA 1994 and it was amended in 1997 to 2000। इसको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन में लाया गया 1994 में, लेकिन इसको अमेंडेंट किया गया 1997 से 2000 तक। और MOEF, व्हाट इज़ द MOEF? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट द्वारा EIA लेजिस्लेशन नोटिफाइड किया गया इन 2006 में। और अब यदि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो इस नोटिफिकेशन के या पूरे प्रोसेस के होने के बाद ही वो आगे होगा। अभी जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का जो असेसमेंट है, हम इसमें देख सकते हैं कि उस असेसमेंट में क्या क्या होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन टू पब्लिक, फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब यह है कि यदि हम उसमें कुछ चेंज करना चाहें वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उस इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में कुछ चेंज कर सकते हैं। उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो कॉस्ट है वो बिल्कुल इफेक्टिवनेस हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो, जिससे कि जो प्रोजेक्ट हो या जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो वो बिल्कुल सही हो, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सही रहे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज़ द असेसमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। मतलब यदि कोई भी इंडस्ट्री लग रही है या कोई भी डैम बन रहा है तो उसके इन्वायरमेंट पर जो परिणाम आने वाले हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। तो उसके जो प्लान है, उसकी पॉलिसी है, प्रोग्राम है, और ये जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है इसका डिसीजन और ये कैसे बन रहा है, तो ये सब इन्वायरमेंटल असेसमेंट है। And EIA is usually used when applied to actual project by individuals or companies। अब ये जो EIA है ये सबके लिए आवश्यक है। मतलब यदि कोई इंडिविजुअल भी अपनी फैक्ट्री लगा रहा है या कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री लगा रही है तो उन सब के लिए EIA इज़ एसेंशियल। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कैसे हो सकते हैं? प्रोजेक्ट के प्रकार बहुत से हो सकते हैं। मान लीजिए कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमारे कोटा में है। एयरपोर्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, डैम एंड इरिगेशन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, हाईवेज एंड ब्रिजेस। तो मतलब कोई भी यदि प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होना आज बिल्कुल एसेंशियल है और उसके बिना वो प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे भी कोटा में चल रहा है, एयरपोर्ट बनने की बात चल रही है, तो एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें कितनी लैंड रिक्वायर है और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये जब तक हर चीज़ क्लियर होगी तब जाके ये प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ सकता है। अब जैसे देखिए, हम कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें ये एक्टिविटीज़ तो होना बहुत आवश्यक है। यदि मान लीजिए कि कोई रोड बन रही है, ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो नॉइज़ होगा। अब नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो नॉइज़ पोल्यूशन की लेवल क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे रहेगा, कब तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन हुआ तो वहाँ पर एयर क्वालिटी जो है वो कितनी डिग्रेड हो रही है। फिर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक से नॉइज़, मान लीजिए यदि कोई हाईवे बन रहा है तो जो हाईवे बन रहा है उस हाईवे में ट्रैफिक रहेगा तो ट्रैफिक का नॉइज़ पोल्यूशन कैसा रहेगा और वो एयर क्वालिटी को कितना डिग्रेड करेगा। फिर जो हाईवे है वो वहाँ की वेजिटेशन को कैसे इफ़ेक्ट करेगा।
तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं और कोई भी प्रोजेक्ट बनने की जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब यदि कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें निश्चित ही ये सब चीज़ें होंगी, एक्सकेवेशन होगा, खुदाई होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो इन सब का भी इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, हम बात करें कि EIA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स टू इंश्योर, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि द डेवलपमेंट इज सस्टेन फॉर सोशली, फॉर इन्वायरमेंटली, चाहे हम समाज की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें, तो दोनों ही लिहाज से, या किसी भी नेशन के डेवलपमेंट या प्रोग्रेस की बात करें, तो जब तक वो डेवलपमेंट सस्टेनली नहीं होगा, मतलब वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, जब डेवलपमेंट होगा तभी हम एक डेवलप नेशन की बात कर सकते हैं। अब जैसे पहले विकसित देश और विकासशील देश, तो अभी जो विकासशील देश हैं उनमें कोई भी ये जो हैं आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे हैं, तो नेचुरली कि वहाँ पर अभी इन्वायरमेंट जो है ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम विकसित देशों की नकल ना करते हुए, हम जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी इकोनॉमिक है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा सोशल है, सब सस्टेनली प्रोजेक्ट के साथ डेवलप हो। तो EIA इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाइंग फ्यूचर कंसिक्वेंसेस ऑफ अ करंट प्रपोज्ड एक्शन। कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसका फ्यूचर के उसके परिणाम के लिए ये एक प्रोसेस है। ये इसके पर्पसेस हो गए। इसके पर्पसेस क्या हैं? टू इन्फ्लुएंस हाउ इट इज़ सब्सिक्वेंटली मैनेज ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, जब ये बन रहा है तब इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। द एडवर्स इम्पैक्ट कुड बी अवॉइडेड, हमें इसके किसी भी प्रोजेक्ट के एडवर्स इफ़ेक्ट जो हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे इसमें यदि हम मान लें कि कोई इंडस्ट्री बन रही है, तो उसमें हमें कंट्रोल ऑप्शन क्या निभाना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कम आए और वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, और उसके आसपास ग्रीनरी इतनी हो कि वो जो है एयर को क्लीन करे। तो मतलब एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करना पड़ेगा। तो EIA का जो मेन पर्पस है वो है इट प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस एंड मिटिगेशन मेजर्स फॉर डेवलपमेंट्स। अब ये देखिए, इस चार्ट में हम ये समझ सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो उसका प्रोपोनेंट है, वो उसको प्रोजेक्ट को कैसे बेटर मैनेज करेगा, वो उस प्रोजेक्ट के ग्रीन प्रोफाइल को पूरी तरह से उसको निभाना होगा। फिर इस प्रोजेक्ट का कम्युनिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कम्युनिटी की सेफ्टी, हेल्थ इश्यूज़, और हमारे वहाँ के उस कम्युनिटी के जो है अबाउट लोकल नॉलेज, वो इस प्रोजेक्ट में कितना शेयर हो रहा है। फिर रेगुलेटर कि उस प्रोजेक्ट को बनने के लिए उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कैसे डिसीज़न दे रही हैं, उनके डिसीज़न बेटर होने चाहिए, और मिटिगेशन ऐसा होना चाहिए कि EIA जो है ये बिल्कुल फुलफिल हो और हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रह सके। अब हम यदि किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ होती है, एक है रिस्क असेसमेंट और एक है रिस्क मैनेजमेंट। यदि किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क आ रही है, यदि वो रिस्क वहाँ पर असेसमेंट हो रही है कि इस प्रोजेक्ट से ये रिस्क हो सकती है, तो हमें हमारे असेसमेंट में उसको मैनेज करना पड़ेगा कि हम इस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए कि कोई डैम बन रहा है, तो डैम बन रहा है तो उस डैम का जो निचला एरिया है वहाँ पर जब पानी आएगा
जब डैम के गेट खुलेंगे तो पानी जब ज़्यादा मात्रा में आएगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट को हम, ये एक रिस्क है तो हम उसको रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ का जो ह्यूमन बींग्स है हम उसको कैसे अदर जगह बसाएंगे। तो मतलब बहुत से फैक्टर्स से तो हमको रिस्क मैनेजमेंट, डिसीज़न, ये सब हमको करने पड़ेंगे। और उसमें सबसे जो मेन है वो पब्लिक हेल्थ भी है कि यदि मान लीजिए कि पब्लिक हेल्थ पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है हमें ये भी कवर करना है कि उस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स, मतलब उसमें इकोनॉमिक उसकी अच्छी हो, उसका मैनेजमेंट ऐसा हो कि वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। उसमें पब्लिक हेल्थ एंड सोशल फैक्टर्स, मतलब यदि कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो वहाँ के सोशल फैक्टर पर ज़्यादा, वहाँ के सोशल फैक्टर जो है पॉजिटिव हों। अब किसी भी प्रोसीजर को या EIA की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है, इसमें सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। यदि आपका मान लीजिए जो भी प्रोजेक्ट है तो वो क्या हो गया, उसका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है। यदि आप इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, आप थर्मल पावर है, आपका डैम है, हाईवे, कोई भी है, तो सबसे पहले वो एक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बनेगा। और वो जो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है उसकी आपको एक बनाना पड़ेगा कि वो आप कुछ पन्नों का कि वो आपका कैसा प्रोजेक्ट होगा। और वो प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा फिर, इन्वायरमेंटल एप्रिशियल कमेटी के पास। किसके पास जाएगा, इन्वायरमेंटल एप्रिशियल कमेटी, EAC। और ये जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्ट्री EAC के पास जाएगा। और EAC के पास जाने के लिए उसमें 3 चीज़ें चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सेकेंड EIS, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, एंड EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो ये तीनों चीज़ किसी प्रोजेक्ट की हम कह सकते हैं बेस है। क्या क्या है, DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। तो ये किसी प्रोजेक्ट के बेस है। इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए, वो है क्वेश्चन आया, मतलब प्रश्नों का एक ऐसा समूह जो वहाँ के लोकल लोगों से निकल कर आया हो, और वो लोकल लोग इस क्वेश्चन आयर की सहायता से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ बताएं कि वहाँ के नेगेटिव या वहाँ का जो क्वेश्चन आयर है उससे फीडबैक आएगा। और EIS जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। और EAC जो है इन्वायरमेंटल एप्रिशियल कमेटी किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। These are the steps of making environmental impact assessment. First one is screening. Screening it's require, सबसे फर्स्ट वन स्क्रीनिंग कि प्रोजेक्ट इज़ रिक्वायर और नॉट। ये जो प्रोजेक्ट बन भी रहा है इसकी कोई आवश्यकता भी है या नहीं है। यदि इसकी आवश्यकता है तो कितनी है, और नहीं है तो वो वहीं कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्स्ट वन स्कोपिंग, इस प्रोजेक्ट से स्कोप क्या है, मतलब यदि ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को, वहाँ के लोकल जो है उनको क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उससे, मतलब इसकी जो है स्कोपिंग, मतलब इस प्रोजेक्ट के हमको स्कोप क्या क्या है, हमें उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर ये जो अपन इवैल्यूएशन, तो जो इवैल्यूएशन का काम है ये हम अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन करता है, EAC मतलब इन्वायरमेंटल एप्रिशियल कमेटी। ये किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करेगी, और इवैल्यूएट करने के लिए उसको 3-4 चीज़ें चाहिए, DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, EIS, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, और EMP, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे सेफगार्ड, कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो कितना सेफ़ है। फिर यदि जैसे रिहेबिलिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए जैसे डैम वगैरह बने तो वहाँ पर जो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको आप कैसे पुनर्स्थापित करेंगे।
और रिपोर्ट, इन सब की एक रिपोर्ट जाएगी और फिर वो रिपोर्ट जो है मॉनिटर होगी, फिर उसका जो है ऑडिट होगा। ऑडिट कैसे होगा? ऑडिट होगा कि उसमें इन्वायरमेंटल पैरामीटर कैसे हैं, जो उसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस हैं वो क्या हैं, और एंड में कि उसका मैनेजमेंट। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मैनेजमेंट मतलब ये इसमें पैसा कितना लग रहा है, इसमें टाइम कितना लग रहा है, और ये कैसे मैनेज हो रहा है, तो ये इसका मैनेजमेंट है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो किसी भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जो है वो इस तरह से बनेगी, और वो जब इतने स्टेप्स होंगे तब जाके वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो होगा। और ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये सबसे पहले यदि हम माने, देखो जैसे ये वाला डायग्राम, इसमें भी हम बहुत क्लियर है कि स्क्रीनिंग हुई, मतलब यदि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, और स्टार्ट होगी सबसे पहले साइट सिलेक्शन, कि ये जो जगह है वो सही है या नहीं। अब यदि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल पार्क एंड सेंचुरी के आसपास बन रहा है, तो वो रूल के अकॉर्डिंग MOF या इन्वायरमेंटल जो पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से 500 मीटर अवे होना चाहिए, किससे? नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी से। फिर साइट सिलेक्शन के बाद वही कंडक्ट ऑफ EIA, स्कोप क्या है, फिर उसकी बेसलाइन स्टडीज़ कितनी हुई है, उसके इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है। इम्पैक्ट एनालिसिस जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मिटिगेशन, वो उस पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी रिपोर्ट सही है या नहीं है। तो ये जो पूरे के पूरे ये जो प्रोसेस है, फिर ये होगी आपकी, ये जाएगा कंडक्ट टू EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये पूरा जो है ये जाएगा एनवायरमेंटल अप्रिशियल कमेटी के पास। फिर एनवायरमेंटल अप्रिशियल कमेटी सजेशंस देगी कि ये जो प्रोग्राम है उसको वो रिव्यू करेगी, तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी बताएगी और उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताएगी। और रिव्यू करने के बाद कई बार हो सकता है वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्टेड भी कर सकती है। तो जो इन्वायरमेंटल अप्रिशियल कमेटी है, ये हर स्टेट की अलग अलग है, और जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये काम करती हैं। अब आपको ये बता दें कि जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सबसे पहले जो गुजरात का है, और नर्मदा सागर MP, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो गुजरात का है, ये एक साथ दोनों मिलकर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है 1987 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये जब 1987 में स्टार्ट हुआ तब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का इसको सर्टिफिकेट लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी वैली या इतनी बड़ी जो नर्मदा वैली पर ये प्रोजेक्ट बना, तो वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स थे, सच एज वहाँ का इकोसिस्टम कितना जो है विध्वस्त होगा, या इकोसिस्टम कितना डिक्लाइन होगा, वहाँ का स्पीशीज़ लॉस क्या होगा, वहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो कैसे ख़त्म होगी, और वहाँ के वाटर रिचार्ज हैं उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इतने सब पॉइंट्स को लेते हुए इस पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है इसको मिला था। हर स्टेट लेवल पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज़ हैं। तो कोई भी यदि प्रोजेक्ट बनता है तो वो कौन उसको अप्रिशिएट करेगा या उसको कौन कंडक्ट करेगा? स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज़, या MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। दे नीड टू बेस देयर अप्रूवल और रिकमेंडेशन। और थर्ड है आपका द स्टेटमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंडक्ट पब्लिक हियरिंग। तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी किसी प्रोजेक्ट के बारे में ये बता सकता है कि ये पॉल्यूशन को कितना हार्मफुल है। तो हम एंड में ये कह सकते हैं कि
जो EIA है, EIA इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। EIA आपके सामने पूरी इसकी जो है प्रोसेस दिख ही रही है ये डिफरेंट स्टेप में। तो EIA इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फ्यूचर consequences ऑफ करंट प्रपोज्ड एक्शन। और निश्चय ही EIA से जितने भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होंगे वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। या हम कह सकते हैं कि EIA जिन भी प्रोजेक्ट का होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, दीज